ये कहानी शुरू होती है फ्रांस के एक चर्च से। समय चल रहा है 1956 का। जैक्स एक टीनेजर जब चर्च में आता है तब उसे फादर नोयरेट कहते हैं कि तुम लेट हो गए हो। जैक्स माफ़ी मांगता है, फादर उसे माफ़ कर देते हैं। देर रात को जब जैक्स बेसमेंट में जाता है तब उसे महसूस होता है कि यहाँ कोई साया है। वो भागते हुए फादर नोयरेट के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि बेसमेंट में कोई है। फादर जैक्स के साथ बेसमेंट में जाते हैं। यहाँ उन्हें भी किसी हॉन्टेड स्पिरिट का आभास होता है। कुछ ही मिनट्स में यहाँ एक स्पिरिट प्रकट होती है और फादर नोयरेट को जलाकर मार देती है। इस बात को 4 साल बीत चुके हैं। इटली में हमें एक मोनेस्ट्री को दिखाया जाता है। इस मोनेस्ट्री में रहती है आयरिन और उसकी दोस्त डेबरा। डेबरा अक्सर प्रेयर मिस कर देती है। आयरिन जाकर उसे कहती है कि डेबरा को ऐसा नहीं करना चाहिए। डेबरा इन सब बातों को मजाक में लेती है। रात को मोनेस्ट्री में मदर सबको डेमन की कहानी सुनाती है। सभी बड़े ध्यान से इसे सुन रही हैं, पर आयरिन है जो दूर खड़ी इस कहानी के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती है, पर वो इन भावनाओं को रोक लेती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो वो कोई राज अपने अंदर दफन किए हुए है। इसके बाद हमें एक बोर्डिंग स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़कियाँ अपने टीचर को सताने के लिए नए नए तरीके आजमाती हैं। आज उन्होंने अपनी हेड मिस्ट्रेस के कमरे में कॉकरोचेस छोड़ दिए हैं। इस कहानी में मॉरिस भी है। मॉरिस स्कूल में काम करता है। इस स्कूल की देखरेख का जिम्मा उसका है। उसकी बड़ी दोस्ती है सोफ़ी से और उसकी मदर केट से। केट यहाँ की टीचर है। आज जब केट और उसकी बेटी ने मॉरिस को देखा है तब दोनों की मॉर्निंग बड़ी गुड हो गई है। मॉरिस बच्चों में बड़ा फेमस है। बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। सोफ़ी तो अक्सर उसके लिए गिफ्ट लाती रहती है। आज जब वो मॉरिस को गिफ्ट दे रही है तब एक लड़की आकर सोफ़ी से वो गिफ्ट छीन लेती है और चिढ़ाते हुए कहती है, क्या मॉरिस तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सोफ़ी अपना सिर झुका लेती है। मॉरिस उस लड़की को डांटता है पर उस पर इन सब का कोई असर नहीं होता। हेड मिस्ट्रेस यहाँ आकर लड़कियों को क्लास में जाने को कहती है। वो मॉरिस से शिकायत करती है कि उसके कमरे में आज कॉकरोचेस कहाँ से आ गए। मॉरिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बाद में जो गिफ्ट सोफ़ी मॉरिस के लिए लाई थी और जिसे सोफ़ी की क्लासमेट ने छीन लिया था, उसे जादूगरी दिखाते हुए मॉरिस ने दिखाया कि वो अभी भी उसके पास है। सोफ़ी खुश हो जाती है और पूछती है कि आखिर मॉरिस ने ऐसा कैसे किया। मॉरिस यहाँ अपना सीक्रेट नहीं बताता है। वो इस बात को मजाक में उड़ा देता है, पर मॉरिस के इस जादू ने उसके बारे में शक बढ़ा दिया है। अगले दिन डिलीवरी बॉय यहाँ कुछ ग्रोसरी डिलीवरी करने आता है। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो दूसरे कमरे में जाता है। यहाँ मॉरिस वॉल फेसिंग डायरेक्शन में ऐसे खड़ा है जैसे उसे कुछ हो गया हो। डिलीवरी बॉय उसे पुकारता है। मॉरिस यहाँ एकदम से डेविल बन जाता है। डिलीवरी बॉय यहाँ भागने की कोशिश करता है पर दरवाज़ा बंद हो गया। उस स्पिरिट ने डिलीवरी बॉय को मार दिया। इधर आयरिन को एक सपना आया है जिसमें मॉरिस अकेले में खड़ा है। अचानक से उसका चेहरा बदल गया। उसके दांत जैसे सड़े हुए थे। वो आयरिन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। इतने में आयरिन की नींद खुल जाती है। आज की सुबह फादर ने यहाँ विजिट किया। उन्होंने आयरिन को बुलाकर कहा कि एक के बाद एक इंसिडेंट्स हो रहे हैं और ये सभी कोई हॉन्टेड स्पिरिट कर रही है। आयरिन को इन सब का तजुर्बा है। उसे इन सब हत्याओं को रोकना होगा। आयरिन मना करती है। वो कहती है कि वो दोबारा इन सब में नहीं पढ़ना चाहती है, पर फादर उसे फोर्स करते हैं। आयरिन अपनी फ्रेंड डेबरा के साथ इस खतरनाक मिशन पर निकल पड़ी है। ट्रेन में बैठे हुए उसे अपनी माँ की मेमोरीज आती हैं। यहाँ में पता चलता है कि आयरिन को विजन्स आते हैं। इधर बोर्डिंग स्कूल में केट जब बच्चों को पढ़ा लेती है तब यहाँ मॉरिस आता है। यहाँ का दरवाज़ा वो रिपेयर करते हुए कहता है कि केट की बेटी सोफ़ी सबसे अलग है। उसे खूब देख रेख की ज़रूरत है। केट कहती है कि वो सोफ़ी का हमेशा ख्याल रखेगी। सोफ़ी की क्लासमेट्स आकर उससे माफ़ी मांगती हैं और उसे एक कमरे में ले जाती हैं जहां गोट का शेप बना हुआ है। वो सोफ़ी को कहती है कि उसे गोट की आंखों में देखते रहना है और मिरेकल होगा। सोफ़ी ऐसा ही करती है। सारी लड़कियां यहाँ से भाग जाती हैं। गोट की आंखें रेड हो जाती हैं। एक भूतिया आकृति यहाँ आती है। सोफ़ी डर जाती है। वो दरवाजे की तरफ भागती है पर दरवाज़ा सभी लड़कियों ने बाहर से बंद कर दिया है। सोफ़ी को वो मॉन्स्टर जैसे ही मारने वाली थी तभी मॉरिस बाहर से दरवाज़ा खोल देता है और इस तरह मॉरिस ने सोफ़ी को बचा लिया है। बाद में जब केट को इस बारे में पता चला है तब वो मॉरिस को थैंक्स कहती है। जिस चर्च में जैक्स के सामने फादर को स्पिरिट ने जलाकर मार दिया था, आयरन और डेबरा वहाँ पहुँची हैं। यहाँ नन उन्हें बताती है कि जैक्स अभी फुटबॉल खेलने गया है, पर जब वो इंसिडेंट हुआ था तब यहाँ एक देखरेख करने वाला शख्स भी था जिसका नाम सबने फ्रेंची रखा था। फ्रेंची से आयरन मिल चुकी है और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रेंची और कोई नहीं बल्कि मॉरिस ही है। आयरन ने ये फिगर आउट कर लिया है कि मॉरिस पजेस्ट है और स्पिरिट उससे ये सब करवा रही है। और मॉरिस जगह जगह मोनेस्ट्रीज में जाता है, बोर्डिंग स्कूल में जाता है और वहाँ ट्रैवल करके इन सब घटनाओं को अंजाम देता रहता है।
आयरिन ये फैसला करती है कि उसे मॉरिस को रोकना होगा, लेकिन कैसे? आयरिन को हैरानी भी हुई क्योंकि मॉरिस से जब वो मिली थी तब वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि उसके ऊपर किसी भूत का साया है। वो डेबरा से बताते हुए कहती है कि मॉरिस ने एक बार उसकी जान भी बचाई थी। अब आयरिन की बारी है, वो मॉरिस को इस भूत के प्रकोप से बचा के रहेगी। इधर सोफ़ी जब अपनी माँ केट को मॉरिस से बात करते हुए देखती है तो वो बड़ी खुश है। बाद में केट जब सोफ़ी के पास पहुँचती है तब वो उसकी मुस्कुराहट की वजह पूछती है, पर सोफ़ी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो जानती सब है पर बताना कुछ नहीं चाहती। शाम को सोफ़ी जब सीढ़ियों के पास जाती है तो वो एक साये को ऊपर के कमरे में जाते हुए देखती है। सोफ़ी को लगा ये उसकी माँ है, पर जब वो कमरे में पहुंची तब उसका सामना स्पिरिट से होता है। वो डर जाती है। इतने में केट बाकी बच्चों के साथ नीचे के हॉल में पहुंचती है। इधर आयरिन को जेक्स मिला है, जिसकी नज़रों के सामने फादर नॉयरेट की मौत हुई थी। वो जेक्स से पूछती है कि क्या तुमने सब कुछ देखा था? जेक्स कहता है कि फादर नॉयरेट की मौत मेरी आंखों के सामने हुई थी। जेक्स को पहचानने में आयरिन को दिक्कत नहीं हुई क्योंकि जब वो यहाँ पहली बार आई थी तब उसे जेक्स का विज़न आया था। आयरिन उससे पूछती है कि फादर नॉयरेट की मौत वाले दिन क्या जेक्स के पास कोई माला थी? जेक्स कहता है कि वो माला फादर नॉयरेट की थी। जेक्स अपने दोस्तों के साथ चला गया, पर आयरिन की नज़रों के सामने बड़ी अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं। उसे वो साया फिर से दिखता है। एक वॉल पर मैगजीन्स के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं और अंत में यहाँ हॉन्टेड स्पिरिट की इमेज बन जाती है। यहाँ आयरिन को विजन आता है जिसमें एक शख्स किसी की हत्या कर रहा है। एक स्पिरिट आयरिन के सामने प्रकट होती है और उसके हाथों में एक बॉक्स है। अब इन सब विजन्स का क्या रहस्य है वो इस कहानी में अभी तक राज है। इसके बाद हमें आयरिन बेहोश मिलती है। डेबरा उसे आकर बचाती है और उसे कमरे में ले जाती है। इधर बोर्डिंग स्कूल में एक के बाद एक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज जब हेड मिस्ट्रेस ऊपर के कमरे में गईं तब उन्होंने मॉरिस को बड़ी अजीब हालत में देखा। ऐसा लगता था उसके ऊपर कोई साया हो। हेड मिस्ट्रेस उसे यहाँ से भेज देती है, पर वो खुद कमरे के अंदर चली जाती है। यहाँ उसे किसी आत्मा का आभास होता है और कुछ ही समय में यहाँ स्पिरिट आकर हेड मिस्ट्रेस को जान से मार देती है। इधर जब आयरिन को होश आया है तब वो बताती है कि वो काफ़ी क्लोज है, पर ये स्पिरिट बड़ी पावरफुल है। उसे विज़न आया था ये स्पिरिट किसी चीज़ को हासिल करना चाहती है और इसके लिए वो मॉरिस का इस्तेमाल कर रही है। मॉरिस को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के पीछे उसका एक ही मकसद है, उस चीज़ को हासिल करना। पर वो क्या है? शायद उस बॉक्स में हो, और उसे हासिल करने के बाद ये स्पिरिट क्या करेगी? डेबरा बताती है कि जैक्स यहाँ आया था और उसने फादर नॉयरेट की माला दी है। शायद ये हमारी कुछ मदद कर सके। इस माले में एक सिंबल है। आयरन और डेबरा जब पुराने विक्टिम्स की पिक्चर्स को देखती हैं तब वे पाते हैं कि उनके पास भी ऐसी ही माला थी और ऐसा ही सिंबल था, यानी इस सिंबल का ज़रूर कुछ कनेक्शन है। इधर हेड मिस्ट्रेस की लाश को ले जाया जा रहा है। पूरे स्कूल में डर का माहौल है। सोफ़ी डर के मारे एक कमरे में छिप जाती है। मॉरिस उसे ढूंढ लेता है और उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मॉरिस की बातों से सोफ़ी को भी भरोसा हो गया है। आयरन और डेबरा ये दोनों यहाँ के लाइब्रेरियन के पास जाते हैं। यहाँ लाइब्रेरियन बताता है कि जितने भी लोग मरे हैं वे सब मैरी लुइस के वंशज थे। जब रोमन एम्पायर में क्रिश्चियंस का नरसंहार हुआ था तब सेंट लुइस बाद में शहीद हो गई थी, पर उनकी आँखों को उनके वंशज ने आज तक संजो कर रखा है। ये आइज ओल्ड रेलिक है जिसे ये स्पिरिट हासिल करना चाहती है। स्पिरिट का नाम वेलेक है। वेलेक पहले एंजल थी, पर गॉड ने उसे रिजेक्ट कर दिया और अब वो वापस इस आइज़ को पाकर वो पावर फिर से हासिल करना चाहती है। लूसी के वंशजों ने इसे आज तक संभाल कर रखा है और यही कारण है कि वेलेक एक के बाद एक इन वंशजों को मारते जा रही है। लाइब्रेरियन ये भी बताता है कि ये आइज़ एक मोनेस्ट्री में गाड़े गए हैं और आज की डेट में वो मोनेस्ट्री एक बोर्डिंग स्कूल है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बोर्डिंग स्कूल और कोई नहीं बल्कि वही है जहाँ सोफ़ी अपनी माँ केट के साथ है और मॉरिस भी वहाँ मौजूद है। इसके बाद डेबरा और आयरन बोर्डिंग स्कूल के लिए निकल जाते हैं। इधर मॉरिस सोफ़ी और केट के साथ बड़ा घुल मिल गया है। यहाँ दोनों उसके साथ डांस करते हैं। इतने में आयरन और डेबरा यहाँ पहुँचते हैं। वे बताते हैं कि मॉरिस से दूर रहो। आयरन मॉरिस से कहती है कि उसके ऊपर वेलेक का साया है। इसके बाद मॉरिस का चेहरा बदल जाता है। वो सबको यहाँ उठाकर फेंक देता है। आयरन यहाँ प्रे करती है। मॉरिस बेहोश हो जाता है। डेबरा और आयरन ने उसे रस्सी से बांध दिया और फिर दोनों सोफ़ी और केट के साथ मिलकर उस जगह को ढूंढने में लगे जहाँ वे आंखें गाड़ी गई हैं। ये गोट की आकृति के पास पहुँचते हैं जो कि रोशनी पाकर रेड हो जाती है। ये किरणें जिस जगह जाती है उसे खोदा जाता है और फाइनली आयरन ने वो बॉक्स ढूंढ निकाला है। इस बॉक्स में मैरी लुइस की आंखें रखी हैं।
इधर स्पिरिट ने स्कूल में स्टूडेंट्स को डराना शुरू कर दिया है। सोफ़ी की क्लासमेट्स इन सब से डर जाती है। डेबरा जाकर उन्हें बचाती है। सोफ़ी की क्लासमेट दूसरे रूम में झांकती है, तब उसे हेड मिस्ट्रेस की आत्मा दिखती है। वो सोफ़ी की क्लासमेट को मारना चाहती है, पर डेबरा उसे बचा लेती है। मॉरिस भी होश में आकर आयरन को मारने लगता है। इतने में सोफ़ी बॉक्स लेकर भाग जाती है। मॉरिस उसे ढूंढता हुआ फ्लोर को ही गिरा देता है। सोफ़ी अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। मॉरिस उसे खींचकर मारना चाहता है, पर मॉरिस नीचे की तरफ गिर जाता है। जैसे तैसे सोफ़ी अपने आप को बचा पाई। बॉक्स की मदद से आयरन मॉरिस पर वार करती है। वेलेक की स्पिरिट मॉरिस के शरीर को छोड़ देती है और मॉरिस यहाँ मर जाता है। आयरन मॉरिस की मौत पर बड़ी इमोशनल है। वो उसके पास जाती है। आयरन के हाथों में अभी भी बॉक्स है। इतने में मॉरिस फिर से जी उठा। उसने बॉक्स को छीन लिया और उसकी शक्ति से वो पावरफुल हो गया। यहाँ हमें वेलेक की स्पिरिट को बड़ा होते हुए दिखाया जाता है। वो डेबरा को जान से मारने की कोशिश करती है, पर डेबरा बच जाती है। वेलेक की स्पिरिट ने आयरन को भी हवा में लटका दिया। ऐसा लगता है जैसे मानो यहाँ अब सबकी मौत निश्चित है। वेलेक की स्पिरिट को वो मिल चुका है जिसने उसे अब शक्तिशाली बना दिया है। सोफ़ी, केट और बाकी बच्चे अपनी जान बचाने को इधर उधर भागते हैं। आयरन को भी वेलेक की स्पिरिट वैसे ही मारने जा रही है जैसे उसने फादर नॉरिट को मारा था। यहाँ हमें पता चलता है कि आयरन भी मैरी लुइस की वंशज है। उसे अपनी माँ का विज़न आता है। उसे याद आता है कि बिलीफ में बड़ी पावर है। अचानक से वेलेक की शक्ति कमज़ोर पड़ती है। आयरन और डेबरा मिलकर प्रे करते हैं। यहाँ वाइन जीसस के ब्लड में बदल जाती है। इस ब्लड वाइन से वेलेक की स्पिरिट तबाह हो जाती है और इस तरह आयरन ने सबको बचा लिया। वेलेक की स्पिरिट जब आग में जल रही है तब धीरे धीरे मॉरिस को होश आता है। अब वो स्पिरिट से आज़ाद है। अगली सुबह मॉरिस ने एक पौधा लगाया है। सोफ़ी आकर उसे गले से लगाती है। मॉरिस उससे माफ़ी मांगता है और सोफ़ी ने मॉरिस को माफ़ कर दिया। इसके बाद केट भी बड़ी खुश है। तीनों एक साथ एक फैमिली की तरह यहाँ से जाते हैं। जाते वक्त मॉरिस आयरन को पलट कर देखता है। आयरन भी उसे देखती है। एक बार मॉरिस ने आयरन की जान बचाई थी और अब आयरन ने मॉरिस को मौत के मुंह से बचा लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ ही ये फिल्म समाप्त हो जाती है।